युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं को लेकर मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। 168 देशों की आबादी जितनी है उतनी हमारे 5 राज्यों के युवाओं की आबादी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में 168 देश कुल आबादी जिनकी है उतनी हमारे देश के 5 राज्यों के युवाओं की आबादी है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन क्या युवाओं के असल मुद्दों को देश की राजनीतिक पार्टियां सही तरीके से उठा रही हैं? क्या उन मुद्दों को सही तरीके से रखा जा रहा है या मुद्दे कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं? तेजस्वी जी, सबसे पहले तो आप ही से, युवाओं के जो कोर इश्यूज हैं क्या वाकई उन पर फोकस किया जाता है या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको युवाओं का कोई सरोकार नहीं फिर भी उनको आगे बढ़ा दिया जाता है? First of all, thank you for having me in this summit and giving me this opportunity to speak to all of you. The focus of the Narendra Modi government from the day it took office has been to create an environment of growth, opportunities, and prosperity for the young of India. And this has been the most important and persistent focus of the government in the last 8 years. Creation of infrastructure, ease of doing business, creating new airports, ports, the national infrastructure pipeline of 1 lakh crore rupees over the next 5 years, abolition of old and obsolete laws which hindered and shackled India's young entrepreneurial spirit. All of these are aimed at creating an equal opportunity for young Indians to participate in the global competition and emerge as the most dominant leaders in their respective fields. आप खासतौर पे देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे स्कीम्स तक, ड्रोन पॉलिसी से लेकर मास स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम तक, सरकार का लक्ष्य और सरकार का जो उद्देश्य फोकस है वो सिर्फ युवाओं के इंप्रूवमेंट में ही है. And the focus of the government is to not just empower the young people, but to also create a youth-led growth in the country, and that is what we are witnessing in the last 8 years. मैं आपके पास आऊंगा तेजस्वी जी. देखिए, आपने जो बात रखी वो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है. अब मैं स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेता हूं. 2 राज्यों में सरकारें आपकी हैं, तो पहले आप दोनों की बातें और लोगों ये समझ लें कि आपकी सरकारें युवाओं को लेकर सोच क्या रही हैं. आम आदमी पार्टी की क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने एक डेवलपमेंट मॉडल जो दिल्ली में दिया, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, उसने युवाओं के लिए एक नए प्रकार की नीतियां लाकर युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और एम्प्लॉयबिलिटी दी. मैं बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये कर दिया वो कर दिया, जैसा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने अभी बताया. मैं कॉन्क्रीट बात करता हूं कि वास्तव में हमने धरातल पे क्या किया. हमने 18 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी. एक गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन रेवोल्यूशन लाए, जो शिक्षा क्रांति लाए, उससे सीधा 18 लाख परिवारों को फायदा पहुंचा. दूसरी चीज, आज हमारे 9वीं 10वीं के बच्चे बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के चलते जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने हैं. और आज वो 9वीं 10वीं के बच्चे अपना उद्योग शुरू कर अपना एक बिजनेस इनिशिएटिव वेंचर शुरू कर रोजगार दे रहे हैं लोगों को. तीसरी चीज, हमने फ्री कोचिंग के माध्यम से आज गरीब से गरीब तबके के बच्चे को भी आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में दाखिले मिलने के लिए उसको प्रेरित भी किया, उसे वो रिक्विजिट एजुकेशनल एबिलिटीज भी दी, जिसके चलते आज एक बेंच पर आईआईटी की एक क्लास पर एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी बैठता है और एक बड़े उद्योगपति का भी बेटा बैठता है. ये टेंजिबल रिजल्ट्स हैं अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के. तो मैं समझ गया. तो केंद्र और राज्य सरकार जो जो अपने युवाओं की बातें बता रहे हैं, क्या क्या इन्होंने किया, वो तो आप लोगों ने सुन लिया होगा.
लेकिन तेजस्वी जी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब केंद्र सरकार ये सब कर रही है तो आज युवा को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, वो आगजनी कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है, क्यों? Never before in India's history has any government created as much employment opportunities as the Modi government has created in the last 8 years for the young of India. With a lot of responsibility, I want to make this statement, that the violence that we are witnessing over the last few days is a part of a conspiracy to destabilize India and destabilize the nation. There are vested and inimical forces at play which are trying to create this conspiracy and ensure that the country does not progress. I want to give you a few examples. In the last 8 years, Modi government has created more number of medical seats than all the medical seats that previous governments had created. We have built more IITs, we have built more AIIMS, we have built more IIMs, we have built more engineering colleges than all the governments in the past. Universities have been built, almost one every day in the last 8 years. That's the number of universities that we have created, private and government combined, in the last 8 years. The amount of opportunities, the very lingo, the vocabulary of young people in India has changed. 8 साल से पहले भारत के युवा बूट स्टार्ट, सीरीज ए फंडिंग, सीरीज सी फंडिंग, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था. ऑल ऑफ दीस आर द कल्चरल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस. जो बात आप कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा कहना सीधा सा मुद्दा जो अभी का है, क्या आप समझा नहीं पाए युवाओं को? आप कह रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेसी किसकी है? वो कौन उनको भड़का रहा है? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं सर. जो कॉन्स्पिरेसी है, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जिस शक्तियों को सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ आज के युवाओं को भ्रम फैला के इसका एक वायलेंस माध्यम से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जी. Those who I would want to call anarchists, these are the people who are trying to foment this kind of an atmosphere all over the country. And the state is strong, the nation is strong, and we will wither all of these storms. राघव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं थोड़ा सा इनसे मतभेद रखता हूँ. अग्निवीर नाम की जो योजना आई है उसके विषय में मैं मतभेद इसलिए रखता हूँ क्योंकि सरकार ने अपना डिफेंस का पेंशन बिल, जो एक बहुत बड़ी वित्तीय लायबिलिटी होती है सरकार पे, उसे कम करने के लिए एक शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स देश के युवाओं के हाथ में डालने का काम किया, जिसमें 6 महीने की ही, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे देश के सैनिकों को बॉर्डर पे उतार दिया जाएगा देश की रक्षा करने के लिए. और 4 साल की सर्विस के बाद, उसमें से भी 6 महीने की ट्रेनिंग हटा दीजिए, 3.5 साल की ट्रेनिंग, 3.5 साल की सर्विस के बाद उसे सेना से निकाल दिया जाएगा जी. मुझे अब 4 सवालों का जवाब दें. पहला सवाल, क्या कोई शख्स जिसके मन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो फाइनेंशियली मोटिवेटेड नहीं है, जो 24 घंटे ये सोच रहा है कि जब 4 साल की मेरी सर्विस खत्म हो जाएगी तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, मैं फिर से अनएम्प्लॉयमेंट की साइकिल में फंस जाऊंगा, क्या वो देश की पूरी मोटिवेशन के साथ सेवा कर पाएगा? दूसरी चीज, क्या 6 महीने की मात्र ट्रेनिंग के बाद आप किसी को बॉर्डर पे उतार सकते हैं सेना की रक्षा के लिए? एक बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है. ये पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की ट्रेनिंग होती है. आर्मी, फौज, आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग टू किल होती है, शूट एट साइट की ट्रेनिंग होती है, वो 6 महीने में नहीं होती. तो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग देकर क्या हम अपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर रहे? तीसरा बिंदु, सरकार में एक रेजिमेंटल ऑनर नाम की चीज होती है. आज सैनिक जितना भारत माता की रक्षा के लिए जब मैदान में उतरता है, जिस जज्बे से उतरता है, शायद उतने ही जज्बे से अपने रेजिमेंट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन लोगों के साथ वो पला बड़ा, ट्रेनिंग ली, फौज में भर्ती हुआ, उनके साथ उसका एक जुड़ाव होता है. वो जुड़ाव कहीं ना कहीं आप इस क्रैश कोर्स के माध्यम से, 4 साल के क्रैश कोर्स के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं. और चौथी चीज, आप कोई भी योजना लाएं, अगर अच्छी होगी तो ऑपोजिशन भी उसका बहुत सराहना करेगा, लेकिन योजना लाने से पहले जिसके लिए ये योजना लाई जा रही है उससे बात करें.
किसानों के लिए काले कानून लाए गए, कहा गया किसानों को बड़ा फायदा होगा, हटाने पड़े क्योंकि किसानों ने कहा इससे तो हमें फायदा नहीं है। जी। युवाओं के लिए अब एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी नाम पे अग्निवीर लाए, युवा कह रहे हैं इससे हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसी कैसी नीतियां हैं जिसका फायदा सिर्फ केंद्र सरकार को नजर आता है, जो बेनिफिशियरी हैं किसान या युवा उनको नजर नहीं आता। ये चार बिंदु मैं बिंदुवार तरीके से बात रखूं। मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है। जितने प्यार से, इत्मीनान से अभी आपने इस योजना के बारे में बताया और समझाया, उतने प्यार और इत्मीनान से देश का विपक्ष सड़क पर जो लोग आगजनी कर रहे हैं, आग कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं समझाता? क्यों आग में घी डालने का काम करता है? क्यों सड़कों पर पहुंचकर उनके आंदोलनों को और ज्यादा आंदोलित कर देता है? वायलेंस, अहिंसा का समर्थन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं करती, मैं इस मंच से कह रहा हूं। और वायलेंस किसी भी प्रकार की नीति के विरोध में शामिल नहीं होना चाहिए, सत्याग्रह होना चाहिए। हमने भी अन्ना हजारे साहब की अध्यक्षता में अन्ना आंदोलन हुआ, लोकपाल का आंदोलन हुआ, अहिंसा का आंदोलन था, अनशन पे बैठ के हमने आंदोलन किया। तो मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन अब आप एक बात बस मेरी समझिएगा, आज इस देश में हम दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं एमएलए भी रहा। आज अगर मैं एक दिन के लिए भी अगर इस देश में एमएलए बनता हूं या एक दिन के लिए भी एमपी बनता हूं, तो मुझे जिंदगी भर सरकार पेंशन देती है, जिंदगी भर। मान लीजिए मैं 1 जनवरी को एमएलए बना और 2 जनवरी को मैंने इस्तीफा दे दिया या मुझे बर्खास्त कर दिया गया, मैं एक दिन के लिए भी अगर एमएलए रहा या एमपी रहा तो मुझे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। आप उस सैनिक को, युवा को कह रहे हो 4 साल रक्षा कर, सर्वोच्च बलिदान देने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन 4 साल बाद हम आपको सेना से बेदखल कर देंगे, ना पेंशन ना कोई सहूलियत। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। हमसे ज्यादा सेवा सैनिक करता है देश की। बहुत बड़ा सवाल आपने उठा दिया। नेताओं के लिए सब कुछ है, क्योंकि राघव जी इसके बाद जब जवाब दे देंगे तेजस्वी जी, तब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं एमपी एमएलए होने के नाते ये बात बोल रहा हूं। क्यों ऐसा होता है कि एमपी एमएलए जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की भी बात कर रहा हूं, तब उन्हें एकदम से ये चीजें याद नहीं आती? लेकिन पहले ये जवाब दे दीजिए तेजस्वी जी आप। सर, पहली बात तो ये है कि जिस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर सवाल उठाया था, जिस पार्टी ने चुनाव के संदर्भ में खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ समझौता किया था, ऐसे पार्टी आज देश के सिक्योरिटी के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा है। दैट इज अ गुड स्टार्ट फॉर द आम आदमी पार्टी, एंड आई थिंक I truly hope that the concern that Raghav ji is expressing towards the security and sovereignty of the country is very sincere, and the Aam Aadmi Party continues in that direction. Insofar as the 3 questions that Raghav ji has raised, my very first objection is this very approach of a certain argument that the army is a source of employment. The work in an army, the task that people go and sign up for an army is not just a mere source of employment, it is a service for Ma Bharati. And that is where the inspiration for job starts. Let us not deride the service and sacrifice that the Jawans are doing at the border and outside as mere any other employment in any corporate or otherwise. The 4 years of Agniveer, it's not that this is a brainchild or something that a novel experiment that only government of India has started just 2 days ago. There are multiple nations in the world which have 2-year conscriptions, which have 1-year conscriptions, जिसमें आपको 2 साल का 3 साल का एक वॉलंटरी सर्विस का मौका मिलता है. Let me tell you what the 4 years of an army training and exposure to a young person will make. The 17 to 21 years is one of the most formative age period in any young person's life. These 4 years, the discipline, the decorum, the kind of lifestyle that the army will incorporate will enable these young people to build their own lives. It will equip them with the skill set to go on and build their own life. और राघव जी, मैं 30 सेकंड लेता हूं. राघव जी spoke about job security. सर, अभी हम 21st century में हैं. What job security are we speaking about?
This is not the zamana where in 1970s of the socialist thinking of the Aam Aadmi Party days, where people would join the, a bank job and continue for 30, 40 years. People have to upskill every time, get new jobs and go on with multiple opportunities. देखिए इसमें तो लेकिन आप By, sir, मैं आपको मुद्दे से भटक गए थोड़ा सा। in conclusion में मैं आपको इतना ही बताता राहुल हूँ। जी, I will get, just in conclusion में मैं आपको इतना बताता हूँ। A young person at 17 joins the forces, is trained with the skill sets that is required and which makes him a person capable of tackling the challenges of the world. By the time he's 21 and passes out, he has 22 to 23 lakh rupees that he gets as a part of his job, this thing to start a new तेजस्वी life. जी यही तो प्रॉब्लम आ रही है। मैं जो इनसे कह रहा था वही अब आपसे पूछूंगा नहीं, मैं सर, कि एक आखिर मिनट। जो आप सब बता सर, रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं। सरकार ने इसको लागू करने से पहले ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं रखा लोगों को? अगर जितने सर ये आसानी से सब आप ये समझा रहे कम्युनिकेशन, हैं। सर एक मिनट, ये पूरे कम्युनिकेशन सरकार रख रहे हैं और आने वाले दिन में भी वी विल मेक इट मोर क्लियर। बट द पॉइंट इज देयर इज अ सेक्शन इन दिस कंट्री व्हिच वांट्स टू मिसयूज these kind of opportunities and create destruction. चलिए आपका जवाब in ले this लेते हैं राहुल society. जी। देखिए पहली चीज तो ये है जहां तक Raghav bhai, sorry. In 4 years, I can only say this using the terminology of the army. A boy joins the Agniveer at 17, he will come out a man at 21. This is what will be the change of Agniveer. देखिए ऐसा है कि जहां तक वायलेंस की बात है या प्रोटेस्ट की बात है, कह रहे हैं कुछ कंस्पिरेसी है, जहां पर भी आप ये वायलेंट प्रोटेस्ट देख रहे हैं वहां सरकार कौन सी पार्टी की है, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? बिहार में भाजपा की गठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर पे काबू करना तो इनका काम है जी, हमारा तो नहीं है, तो करें लॉ एंड ऑर्डर पे काबू। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि एक युवा माँ भारती की सेवा करना चाहता है। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं तेजस्वी जी, युवा माँ भारती की सेवा करना चाहता है, लेकिन युवा माँ भारती की सेवा केवल 4 साल नहीं आजीवन करना चाहता है। उसे आजीवन सेवा का मौका दीजिए, उसे 4 साल बाद सेना से बर्खास्त मत करें। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि वो 4 साल में परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद वो सोसाइटी में वापस जाएगा। आपने उसे बेहद अच्छी ट्रेनिंग दी। आप मुझे बताएं कि वो 4 साल जब वो सैनिक बॉर्डर पे देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा कर रहा है, उसके दिमाग में क्या ये बात नहीं चल रही होगी कि 4 साल बाद मुझे फिर रोजगार के बाजार में उतरना पड़ेगा, मुझे फिर अनएम्प्लॉयड होकर बेरोजगार होकर घूमना पड़ेगा? आज देश की अनएम्प्लॉयमेंट दर कहां पर है आप जानते हैं। आज शॉर्ट सर्विस कमीशन जो अभी है, उसको समाप्त करना चाहिए। मैंने आपको नहीं रोका, आप इसके बाद बोलिएगा। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि सरकार कोई भी नीति लाए, जो उसके बेनिफिशियरीज हैं उनसे बात करें, डिफेंस एक्सपर्ट से बात करें। आपने किसानों से बात नहीं करी, आप किसान कानून ले आए, आपने युवाओं से बात नहीं करी, आप ये प्लान ले आए। ये है कि क्या कानून अब संसद में बनेंगे या सड़क पे बनेंगे? जो विपक्ष अभी भूमिका निभा रहा है, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं, आपने जिन दो बातों की, आप क्या चाहते हैं? क्या कानून सड़क पर तैयार हो? सड़क से लेकर संसद तक कानून लाने से पहले चर्चाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसद में जो 543 और 250 लोग बैठे हैं एक सदन में और दूसरे सदन में सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। देश के युवा से बात करें, डिफेंस एक्सपर्ट से बात करें, आप किसानों के लिए नीति लाएंगे तो किसानों से बात करें। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यह बात बड़ी क्लियरली कहना चाहता हूं, आज मैंने जो बात कही, बड़ी बात कही, आज इस देश में अग्निवीर नाम की योजना सिर्फ एक चीज के लिए लाई जा रही है। और मैं आंकड़ों का आदमी हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, समझता हूं इस बात को, सरकार के दर्द को समझता हूं कि डिफेंस पेंशन बिल जो है सरकार का, वो 25% हिस्सा है ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर का। उनको लगता है कि कई लाख करोड़, जहां तक मेरी जानकारी 1,10,000 करोड़ से ज्यादा पेंशन में खर्च होता है। लेकिन आप इसे खर्चे के तौर पर मत देखिए, ये उन लोगों की सेवा है जिन्होंने 60-70 साल अपने जीवन के देश की रक्षा को दे दिए। आज केवल अपनी बैलेंस शीट के सौंदर्यकरण में फंसकर आप युवाओं को 4 साल की क्रैश कोर्स दे रहे हैं। ये कोई इंटर्नशिप, कोई फेलोशिप के लिए थोड़ी कोई ज्वाइन कर रहा है आर्मी, अपनी देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन कर रहा है। उसे 4 साल का नहीं, आप उसे आजीवन सेवा का मौका दीजिए मां भारती का। और आखिरी चीज, अगर नेताओं को पेंशन मिलेगी एक दिन भी सदन में बैठने के लिए,
तो फिर हमारे सैनिकों को जो आपने- 4 साल देश की सेवा करते हैं उन्हें अब भी आपने पेंशन मुझे ना मिलनी याद चाहिए, दिला दिया। उन्हें भी मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री एयर ट्रैवल मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री ट्रेन ट्रैवल मिलना चाहिए जो सारे एमपीज को मिलता है। आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन आपने मुझे याद दिला दिया नेताओं की पेंशन का और सैलरी को लेकर के। जब दिल्ली सरकार विधायकों की सैलरी बढ़ाती है तब ये चीजें क्यों नहीं याद आती? अरे आप उसको और इससे कैसे जोड़ सकते हैं? विधायक की सैलरी तो 636 बार बढ़ाई गई, आज भी नहीं बढ़ी। खैर दिल्ली की, वो तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय ने रोक ली सैलरी का बिल। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कई बार सैलरी बढ़ाई। शिवराज सिंह चौहान ने सैलरी बनाई, सारे लोग बढ़े। वसुंधरा राजे जी जब थी राजस्थान की मुख्यमंत्री, उन्होंने सैलरी बढ़ाई। विधायक, मैं तो कह रहा हूं विधायकों की पेंशन बंद करो, अगर अग्निवीरों की पेंशन आप लोग बंद करते हो। चलिए इस कौन ज्यादा सेवा करता है इस महाभारती मुद्दे पे ये की? मैं देश लास्ट का नेता ज्यादा सेवा करता है या देश का सैनिक ज्यादा सेवा करता है महाभारती की? इस पे बहस होनी चाहिए आज। इस मुद्दे पे ये लास्ट में आपसे जवाब ले रहा हूं, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, दूसरे मुद्दे पे आएंगे। आप इस पे जवाब दे दीजिए पहले। Sir, this thinking of जो वो इंटर्नशिप नहीं है, फेलोशिप नहीं है, 4 साल के बाद इसको नौकरी से हटा रहा है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ऑन द फेस ऑफ इट दिस लुक्स राइट, बट इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, the army even now has opportunities like the short service commission. There are many officers who join the army and serve the army for 8 years, 10 years, and they retire and go. So, if this argument is to be bought, all these opportunities of short service commissions, of opportunities of 5 years, 6 years, must all be stopped. Where are we taking this country to? And this argument that if a person is joining the armed forces, he must, this is being done to rationalize the pension bill. I want to ask the educated audience, I want to ask the young people of this country today. If the government of India has 100 rupees to spend on its defense modernization and a part of its defense budget, imagine if 60 rupees is being spent on pensions, and 40 rupees is all that the government has to modernize the forces. And all of us are aware that India always faces the challenge of a two-pronged challenge. One at Pakistan and a hostile neighborhood with China and the whole neighborhood. Should our army not be investing in defense modernization? Should we not be rationalizing our budget to equip ourselves better with skills to cyber warfare, with border infrastructure, with better artillery, with better weapons? Where will the money come? This is not, Narendra Modi Sarkar is running a country of 1 billion people, and it is running it responsibility with the vision of protecting it for the next 20 years, not a socialist, a failed model to give free electricity, free water, and again come back to Narendra Modi and asking for money and begging with begging bowls to give promises of which they cannot fulfill. अब मैं बता दूं, आप दोनों मुझे इस मुद्दे से नहीं हटने देंगे, मुझे लग रहा है इसी मुद्दे पे पूरा डिस्कशन नहीं, मैं जाएगा। बस एक वाक्य बोलूंगा, इन्होंने मोटे मोटे तौर पे अपनी बात रख दी। शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इसका इतना विरोध है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन नाम की ऐसी कई सारी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स हैं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा सस्पेंड करना चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं है। आज आर्मी ने रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था उसको सस्पेंड कर दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि अब हम ये शॉर्ट टर्म फेलोशिप ला रहे हैं, आप ये कर लीजिए। हमें एक चीज पे आपत्ति है कि देश की सेवा को, सेना की सेवा को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मत बनाइए। ये कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है देश की सेवा। आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हर चीज में ला सकते हैं, इस देश के हर विभाग में, हर मंत्रालय में ला सकते हैं, लेकिन सेना की सेवा को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मत बनाइए। एक विषय। दूसरी चीज, अगर वित्तीय चिंताएं इनको इतना सता रही हैं, इनको फ्री बिजली की हमारी स्कीम से बड़ा परहेज है, फ्री पानी की स्कीम से बड़ा परहेज है, लोगों को पसंद है, लोग वोट देते हैं, दिल्ली के लोगों ने भी दिया, पंजाब के लोगों ने दिया। अगर इन्हें इतनी वित्तीय चिंताएं हैं तो भाई नेताओं की पेंशनें बंद करो ना, एमएलए एमपी की सारी पेंशनें बंद करो, सैनिकों को दो पेंशन। नेता को 1 दिन की पेंशन मिलती है, सैनिक को क्यों नहीं मिलती? 4 साल वो शख्स बॉर्डर पे खड़ा होकर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। कौन सा नेता सर्वोच्च बलिदान देता है इस देश में?
राघव जी, आप कौन सी पार्टी के नेता ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया? आप बार बार जो ये बात कह रहे हैं, तो दिल्ली में और उसका पंजाब जवाब में- नहीं मिलता मुझे। मैं आ रहा हूं आपके पास में। दिल्ली और क्या ये पंजाब आज में बोलेंगे कि क्या- आज के बाद मैं ये अपील करता हूं रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि नेताओं की पेंशनें बंद कर सारी पेंशनें अग्निवीरों को दो? मैं चुनौती देता हूं इनको, आज बोले आपके मंच पे। और दिल्ली और पंजाब में विधायकों की सैलरी और पेंशन अरे आप केंद्र बंद सरकार करेंगे? का विषय है ना आर्मी। मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के सारे एमपीज की पेंशन बंद कर दो, लेकिन अग्निवीरों को पेंशन दो। बताइए। डंके की चोट पे कह रहा हूं आपके चैनल पे। एमएलए की पेंशन बंद करो, अग्निवीरों को दो। Sir, दीजिए जवाब। this is typical Aam Aadmi Party strategy of saying जवाब दे दो of- मेरे सवाल का। बस मतलब जनता को समझ में आ रहे इन लोगों का खेल क्या है, ठीक है? सो एमपीस का, एमएलएस का पेंशन अलाउंस आप बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो, बट डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रीज डिफेंस बजट, 60% of which is going into pensions? Will that solve that problem? 25%. Will that solve that problem? Not 60%. Will that help the country's? 1/4. Will that help the country's army? Will it help the country's defense forces get more modernized? ये पॉपुलर स्कीम से हम देश कैसे चला सकते हैं? एक म्युनिसिपैलिटी चला सकते हैं 5 साल तक, 10 साल तक, पर देश को नहीं चला सकते हम. And I can also tell you this, sir. Sir, 25% of those people who will be part of the Agniveer scheme will get permanent employment. And those people who pass out after 4 years, let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. These 4 people, these young people who come out will be absorbed in paramilitary forces. They will be absorbed in local police forces. They will bring in more professionalism. They will start new startups. तेजस्वी जी, जो आप मैं बात आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं सर, राहुल जी, ऐसे- मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं राघव जी, आप तो जानते ही हैं। राहुल जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं, 1 मिनट इन्होंने बोला, मैं पूरा कंटिन्यू कर 10 सेकंड। मुझे एक सवाल राहुल पूरा जी, मैं ज्यादा continue बड़ी बात करने नहीं कह रहा, 10 सेकंड में आ जाऊंगा। मेरी देखिए, बात एक बार जरूरी इसराइल है। देख के इन्होंने जो जाइए सर, बोला- आप एक बार तेजस्वी, इसराइल just देख के 1 आइए। मैं- इसराइल में जो भी स्टार्टअप एक चीज- रेवोल्यूशन आज हो रहा है, इट मैं इज बस- बिकॉज ऑफ द 2-year conscription, 2-year military exposure the young people मैं of just- Israel सर, get. फिर मेरा Don't we सवाल- want to मेरा build a सवाल disciplined तेजस्वी force जी, ever? आपसे यही राहुल है जी, कि आपने मैं जो 10 चीजें सेकंड मांग बता रहा दी, हूं। जो 10 चीजें सेकंड, आपने 10 बता सेकंड। दी, एक मिनट राघव जी, अब मैं 1 जो मिनट बस चीजें खत्म आपने कर दूंगा। बता दी, एक चीज बस बोलने दीजिए मुझे। आपको अरे दे बात दीजिए ना सर देखिए, समय, वो भी कह रहे हैं, अब सोचिए। वरना बोल दीजिए सब मिले हुए हैं जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपकी बात ये ज्यादा सुनते हैं, हमारे नहीं सुनते। आप ही के कहने पे बोला है उनको। अच्छा, मैं तो 15 बार बोला, नहीं सुना। आपकी एक बार, आपकी ताकत है आपकी जबान में। अच्छा, ऐसा है जी, मैं बस इतना कह रहा था, इन्होंने जो बात कही, अब ऑडियंस फैसला लेगी। एक बात मुझे बुरी लगी, मैं जेएनयू का नहीं हूं, ना मेरी पार्टी में कोई जेएनयू से है, लेकिन इन्होंने जो जेएनयू के बारे में बात कही, मैं बता दूं कि देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जेएनयू में पढ़ाई करके आई हैं, जेएनयू की प्रोडक्ट है। देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब जेएनयू में पढ़ाई करके आए हैं। अगर इन्हें लगता है कि 8 साल जेएनयू में पढ़ने के बाद सीतारमण जी और जयशंकर साहब अच्छे शख्स नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उन्हें हटा दीजिए। लेकिन ऐसे राघव जी, ऐसे आप जनता जानती है, अपने बड़ों के बारे में, अपने ही केंद्रीय मंत्रियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आप युवा हैं, आपको मैं एक युवा होने के नाते सलाह दूं कि ऐसे अपनी ही निर्मला सीतारमण जी और अपने ही जयशंकर साहब के बारे में नहीं बोला ठीक है करते। राघव जी, जनता जानती है। मैं जिस जेएनयू के टाइप के लोगों के पास बारे में बात रखिया, और जनता ये भी जानते हैं कि आपके पार्टी के विचारधारा जेएनयू के जिस एलुमनाई के पास पक्ष में सिंपैथी रखते हैं, इवन दैट पीपल नो। सो चलिए, तेजस्वी जी, जनता लेकिन वोट मेरा की ताकत सवाल- से तय करेगी। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। आपने ये सारी चीजें बता दी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इस फैसले को पहले लागू किया और उसके बाद ही आपको इसमें चेंजेस भी करने पड़े? क्यों आपको समय सीमा जो उम्र की है वो बढ़ानी पड़ गई? क्यों आपको और बाकी सारी चीजें इसमें लानी पड़ी? जो सवाल राघव उठा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले लोगों से चर्चा करनी चाहिए थी, क्या आपने वो नहीं की, या फिर आप ठीक ढंग से इस योजना को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए? सर, लगातार 2 साल से इस योजना के बारे में हर स्टेक होल्डर के पास चर्चा हुई थी, डिस्कशंस हुई थी,
उसके बाद इसका लागू हुआ, इसका अनाउंसमेंट हो गया. एंड एक मिनट, मैं आप लोगों से and when इंतजार the- करूंगा ये इस तरीके की आवाजें ना आए. and when the scheme was announced, we must keep in mind that for the last 2 years, no recruitment had taken place due to COVID. Therefore, a one-time waiver of extension of the age limit has been provided. This can also be seen in another dimension, that this is a government which believes in sincere feedback. If there is a reaction, if there is a certain feedback that the government feels comes from genuine intent, good intent, and is constructive criticism, this is not an authoritarian government which will not deny it and make it a political ego battle. If there is any communication that is aimed at in a constructive manner, the government is open to do that. What is wrong? Why to make it a political ego battle? राघव, सवाल के साथ मैं आपका जवाब लूंगा. मेरा सवाल बड़ा सिंपल है. बहुत दिनों से आप लगातार विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि देश में बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार नहीं आ रहे हैं. ऐसे में सरकार एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आई है जिसका फायदा हजारों लोगों को मिलेगा. कम से कम कुछ वक्त के लिए ही मिलेगा, उसके बाद हो सकता है उनकी संभावनाएं खुलें. अभी तक हमने देखा नहीं. ये वही स्थिति हो गई जो किसान आंदोलन को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर हुई थी, जिनको नहीं देखा गया था, समझा गया था कि इनके आगे चल के किस तरीके के जो भी रिजल्ट्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले ही तय कर लिया गया कि ये खराब है. अभी इस स्कीम में आगे चल के क्या होगा, कितना फायदा मिलेगा, ये कुछ तय नहीं है, लेकिन विरोध फिर से शुरू हो गया. देखिए, दो चीज़ें हैं. अभी केंद्र सरकार के नुमाइंदों ने कहा कि हम ओपन सरकार हैं, फीडबैक हमें मिला तो हमने 21 साल से 23 साल उम्र कर दी और कई प्रकार के और चेंजेस करने जा रहे हैं. हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार इतने लार्ज स्केल प्रोटेस्ट के बाद एक एम्बैरेसमेंट फेस करती है. युवाओं का विरोध किया जाता है, युवाओं द्वारा विरोध किया जाता है, उसके बाद सरकार हरकत में आती है. अगर ये पूरी एक्सरसाइज पहले की जाती तो शायद ना किसान बिल पर केंद्र सरकार को ये एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती और ना ही अग्निवीर योजना पर करनी पड़ती. नंबर 1, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करें. ऐसा ना करें कि पहले फैसला ले लें, फिर सोचें, फिर वापस लें फैसला. अब ये वही बात है, जब किसान बिल आए तो इन्होंने कहा कि इससे बढ़िया किसान हितैषी बिल आ नहीं सकता. जब मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जब वापस लिए तो कहा देखो जी किसानों के हित में फैसला लिया, ये भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है. अब दोनों तो मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकते. या तो किसान बिल लाना मास्टर स्ट्रोक था या किसान बिल वापस लेना मास्टर स्ट्रोक था. तो एम्बैरेसमेंट होती है. और एम्बैरेसमेंट केवल भारत देश में नहीं, इनके कुछ नेताओं के बयान से आज छोटे छोटे देश दुनिया के भारत को आंख दिखा रहे हैं. भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है. हम एक भारतीय हैं, चाहे हमारी विचारधारा और हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन बुरा हमें भी लगता है अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एम्बैरेसमेंट हो. नंबर 1. नंबर 2, जहां तक आपने रोजगार की बात करी, रोजगार और बेरोजगारी इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है. मैं नहीं जानता कि इन्होंने कितना काम किया, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूं और एक युवा होने के नाते, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा था भाजपा का, मुझे नहीं लगता पूरा हुआ. आप दूसरी ओर अगर हमारी सरकार से, इससे तो कुछ मिलेंगी ना नौकरियां, जो अभी सरकार ने योजना लेकर आई. अब मैं वही कह रहा हूं, अब आप चाहते हैं वो भी उतनी भी ना आप मिले. एक शॉर्ट टर्म फिक्स ढूंढ रहे हैं. 4 साल तो मिलेगी. क्या हम एक शॉर्ट टर्म फिक्स ढूंढ रहे हैं कि एक क्रैश कोर्स कराया जाए? क्या सेना एक्सपेरिमेंट की फील्ड बन गई है? क्या ये गिनी पिग एक्सपेरिमेंट सेना में होने चाहिए? ऐसी और बड़ी सारी भर्तियां कर सकते हैं ये लोग. लाखों नौकरियां अभी सरकार में ही वेकेंट है, वहां पर भी दे सकते हैं. अब आप हमारी सरकार का आप सुने, पंजाब में सरकार बने हमें 50 दिन भी नहीं हुए थे, 26,545 नौकरियां पंजाब सरकार ने दे दी. पंजाब के युवाओं को घोषणा नहीं करी, दे दी. दिल्ली सरकार ने बीते 7 सालों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दिल्ली के लोगों को दी. मैं आपको आंकड़े देके जाऊंगा. नंबर 3, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, ये मेरे से शायद अग्री ना करें, नाराज भी हो जाएं, कि लोगों को बेरोजगार रखो और लोगों को अपनी फौज में शामिल करो. अब क्योंकि तेजस्वी जी यहां बैठे हैं तो मैं हल्का सा इस बात पे इसको रेखांकित करना चाहूंगा कि एक मॉब लीड करके तेजस्वी जी और इनके लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हमला किया. पुलिस ने वो FIR नहीं करी तेजस्वी जी की, कहा कि तेजस्वी सूर्या जी को तो हम पहचानते नहीं, इन पे FIR दर्ज नहीं हुई. क्या ये वहां थे कि नहीं थे, उसका जवाब दें. दूसरी चीज, जिन लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया, उनके घर में तोड़फोड़ करी, अभी हम अहिंसा की निंदा करके उठे हैं, उन लोगों को जब तिहाड़ जेल से छुटकारा मिला, वहां से वो बेल लेकर वापस आए, तो सबसे पहले वो
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय गए, वहां पर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम्मानित किया गया और भारतीय जनता पार्टी का एक वो पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी गई। अगर आप ऐसे जाहिलों की, गुंडों की फौज पालेंगे तो फिर तो बेरोजगारी आपको सूट करती है। आप चाहेंगे कि देश बेरोजगार रहे और ये लोग हमारी फौज बनकर ये सारे काम करें, मॉब मेंटालिटी बने देश में, मॉब कल्चर बने। राघव जी, 4 साल देश की फौज में शामिल होने की बात हो रही है, बीजेपी की फौज में शामिल होने की बात नहीं हो रही है। वो तो अलग है, मैं तो बेरोजगारी पर आ गया। आपने मेरे से 2 सवाल किए थे, आपने मेरे से अग्निवीर पर भी किया था और देश की बेरोजगारी पर भी किया था। मैं देश की बेरोजगारी को रेखांकित करके कहना चाहता हूं कि क्या आज देश में एक ऐसी पार्टी है जो जानबूझकर एक बड़े तबके को बेरोजगार रखना चाहती है ताकि वो इनकी गुंडई के लिए काम आ सके। आज अगर एक प्रदेश के, आपको ना भी पसंद हो, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर पे हमला होता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मॉब को लीड करते हैं, ना इन पर कार्रवाई होती है, जो मॉब मेंटालिटी करते हुए वहां पे तोड़फोड़ मचाते हैं, वो जेल से आते हैं तो उनकी सम्मान में एक सभा रखी जाती है, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। क्या आज ये मैसेज नहीं दिया जा रहा कि आप गुंडागर्दी करिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी रक्षा करेगी? क्या ये गुंडागर्दी को प्रोत्साहन नहीं है? क्या ये अहिंसा और वायलेंस का प्रोत्साहन नहीं है? सर, I do not want, neither does my party want, any lectures or certificates from a party which has people like Tahir Hussain in their commands. I do not want to waste another 30 seconds or even a minute to respond to allegations of this nature. I want to use this debate and this forum for much serious issues. As far as the question of employment and unemployment is here, there are 2 models of employment creation before this country. And I want all of you to deliberate upon this. One is the Narendra Modi model of employment generation, which is as follows. For 36 years, the country's governments had not reviewed the national education policy. For the first time, Narendra Modi government reviewed the education policy of this nation and brought the new education policy in 2020. We have built AIMS, we have built IITs, we have built engineering colleges, medical colleges, we have built universities in the last 7-8 years. Most importantly, sir, the difference between this model and that, let me tell you, for an example that most Delhiites will relate to, is the Agniveer model. A bright young person is chosen at 17 years of age. He is trained for 4 years with the best of the skill sets imparted to him. During the 4 years, he himself earns about 20 to 25 lakh rupees, opens to himself multiple avenues for life and opportunities. This is the first model of employment generation. Then you have the second model, the Kejriwal model of employment generation. Just go here in front of any red light, you will find that model in existence. Holding batons, holding sticks, 3 hours a day, 4 hours a day. What skill is being imparted? What life is being made? That is just cannon fodder nirman for Aam Aadmi Party. That is what is being that is what is the Kejriwal model of employment generation. अब मैं थोड़ा सा इशू चेंज करूंगा सर, क्योंकि टाइम भी अब धीरे-धीरे either you equip a young person for life or you choose to use him and throw him like that at traffic signals. सिर्फ एक चीज पूछी, this is the 2 models that you have. एक वो कोई जो आरोप लगाया, क्या तेजस्वी सूर्या जी उस मॉब को लीड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वो वीडियो देखा और कहा हम नहीं पहचानते इन्हें, कौन है, हम इन पे एफआईआर राघव जी, जिस क्या आप मॉब लीड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अभी तो आपने बड़ी अच्छी भाषण दिया कि अहिंसा होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, बहुत कंस्पिरेसी है। क्या आप उस मॉब को लीड कर रहे थे जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे I वैंडलिज्म will किया? answer to authorities which are constitutionally mandated. सबसे बड़ी अथॉरिटी सामने बैठी है, Organizations like ये जनता सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
In a मैं आपको democracy, क्यों जवाब दूं? in a democracy, आप कौन there है? is no आपको greater कुछ authority than है? the people who are sitting in ये front of जवाब you. पूछने के लिए भी अब आपके मैं- पास अब अथॉरिटी मैं आप नहीं है। दोनों मैं से- प्रश्न कर रहे थे कि नहीं कर जहां रहे थे? प्रश्न में जहां उत्तर देना है मैं वहां उत्तर देता क्या हूं। Why मुख्यमंत्री should I के घर speak? में जाकर तोड़फोड़ करना मुद्दा देशभक्ति जरा है? दूसरी तरफ भी बढ़ चलते हैं, राष्ट्रभक्ति क्योंकि है। क्या मुझे एक लगता है कि मुख्यमंत्री के घर पे और कुछ जाकर ऐसे तोड़फोड़ इंपॉर्टेंट करना? इश्यूज हैं, वरना वो नहीं बातचीत हो पाएगी। राघव जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, मुद्दा लेकिन उठाया लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इंपॉर्टेंट पंजाब के लिहाज से। आपकी सरकार बनती है और बनते ही 1 महीने के अंदर एक बड़े सिंगर का मर्डर हो जाता है। कहा यह जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था थी और उसको हटाया गया। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। क्या आप मानते हैं एक बड़ा चैलेंज है? क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार को उस वक्त ये फैसला नहीं लेना चाहिए था? सबसे पंजाब में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एक चैलेंज है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारी सरकार अभी बनी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे सूबे में कानून व्यवस्था को मजबूत करके दिखाएंगे। गैंग क्राइम्स, गैंगस्टर क्राइम्स, गन रिलेटेड क्राइम्स को शून्य करके दिखाएंगे। और मैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे नहीं जा रहा, बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी हमले या जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पंजाब में पिछले 60 दिन में आपने देखी, चाहे वो पटियाला के अंदर क्लैशेस थे 2 ग्रुप्स के बीच में, चाहे वो मोहाली आरपीजी केस हो, चाहे एक सिंगर का कत्ल हो, इन सारी चीजों में पंजाब पुलिस ने ये केसेस घंटों में और कुछ दिनों में सॉल्व किए। पहली सरकारों में ये केसेस सॉल्व नहीं होते थे। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। 2017 के चुनाव के बीच में हम पंजाब में कैंपेन कर रहे थे, मैं खुद पंजाब में मौजूद था। मोगा के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2017 में। आज 5 साढ़े 5 साल होने को आए हैं, लेकिन इस पूरे कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने उस मोगा बॉम्ब ब्लास्ट केस को सॉल्व नहीं किया। दूसरी ओर भगवंत मान साहब की सरकार है जो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में इन केसेस को सॉल्व कर कर दोषियों को जेल में बंद करती है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीआरबी के फिगर्स देखें, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, और बहुत काम करने की जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर पे, मैं स्वीकार कर रहा हूं और हम आने वाले समय में करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के फिगर्स देखें, गन रिलेटेड क्राइम, आर्म्स रिलेटेड क्राइम्स की नेशनल एवरेज 4.5 है या 4.6 है। पंजाब में वो आंकड़ा 1.8 है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वो आंकड़ा 12 है, 13 है, 14 है। हमारे यहां पर वो 1.8 पर लाख पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सूबे में क्राइम हो रहा है तो हमारे सूबा जस्टिफाई। कांग्रेस जो है अच्छा शासन देकर के गई, इसका मतलब वहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करके आपको सौंप के गई। गन रिलेटेड क्राइम्स की मैं मोटे मोटे तौर पे बात कर रहा हूं, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बहुत काम करने की जरूरत है और हमारी सरकार करके दिखाएगी आपको, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी 60 दिन हुए, थोड़ा समय दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आपकी सरकार क्या आकलन करने में, या चूंकि आप घोषणाएं बड़ी जल्दी करते हैं, वो घोषणा करने में जल्दबाजी कर गई कि सिक्योरिटी सबकी हम वापस ले लेंगे? वो एक भ्रम है। मैं आपको बता देता हूं, पिछले 20 सालों में जून के पहले हफ्ते में पंजाब की हर सरकार ने पंजाब के तमाम प्रोटेक्टीज की सिक्योरिटी से कुछ फोर्स विड्रॉ की जाती है। वो इसलिए करी जाती है क्योंकि मोस्ट अनफॉर्चुनेट, हमारे सबसे बड़ा हमारा जो श्री दरबार साहब है, उस पर हमला किया गया था। उस हफ्ते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मद्देनजर पंजाब सरकार 20 साल 25 साल से हर साल जून के पहले हफ्ते में हर शख्स से 1-1 2-2 सिक्योरिटी विड्रॉ कर वो सिक्योरिटी को पूरे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैनात करती है। आपने जिन शख्स का बात किया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, लेकिन उस केस में भी देखा गया कि 4 सिक्योरिटी के लोग थे, 4 गनमैन, केवल 2 विड्रॉ करे गए। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको ऐसा ना दिखाया जाए कि एक सिक्योरिटी रिव्यू हुआ और सबका सिक्योरिटी और सिलेक्टेड लोगों का सिक्योरिटी विड्रॉ किया गया। सिक्योरिटी विड्रॉल जून के पहले हफ्ते में हमारी सरकार में नहीं, जब बीजेपी अकाली दल की गठबंधन की सरकार थी तब भी करी जाती थी, जब कैप्टन साहब की, चन्नी साहब की कांग्रेस की सरकारें थी तब भी करी जाती थी। तो हमने कोई ऐसी चीज नहीं करी जो पुरानी सरकारें नहीं करती थी, जून के पहले हफ्ते में करी जाती है। और मैं और बताऊं, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी जरूरत पड़ती है उस समय कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को लिखित तौर पर पंजाब सरकार केंद्रीय गृह मंत्री के पास लिखित तौर पर चिट्ठी भेजकर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मंगवाई जाती हैं। इस बार भी कई कंपनियां मंगवाई गई थी। पर इस जवाब को, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल साथ में रहेगा।
जो भी आप बोलें उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सरकार पंजाब में बहुत सालों तक रही है और पंजाब में पिछले 20 साल में नशे से लेकर ड्रग्स, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, से लेकर गैंगस्टर्स बहुत तेजी से पनपे हैं। अब आप जवाब दीजिए। सर, राघव जी को जवाब नहीं, मेरा एक सुझाव है। राघव जी, आपके पंजाब के सरकार मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बग्गा को गिरफ्तार करने में कितना दम और प्रयास लगाया था, उसका 50% आप वहां आप कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा पंजाब में। सर, जिस बात पर आपका सवाल है, द बीजेपी वॉज अ जूनियर पार्टनर इन द अलायंस। Most of the important portfolios, including the Home Affairs, has always been with the Shiromani Akali अब तो Dal. आप कह सकते हैं क्योंकि अब आप साथ साथ नहीं, इसलिए। Sir, this is not about any political convenience. This is the truth. आप जाके आप रिसर्च कीजिए, आप देखिए किसके पास होम मिनिस्ट्री था, किसके पास जो जूनियर मिनिस्ट्री था। I can tell you this. 5 साल के बाद जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगा, then the law and order of situation of Punjab will be the same as what it is in Uttar Pradesh or what it is in Gujarat or in any other part of the country where the BJP is in power. 5 साल बाद। तेजस्वी जी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हिंसा की तस्वीरें भी देखने को मिली। हम पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहते, हम उससे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर आपको 5 साल में बनाकर देंगे। हमें योगी राज की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं चाहिए पंजाब में। और दे भी नहीं सकते सर, कहा योगी कहा भगवंत मान। देना चाहते ही नहीं है हम आपको, उससे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस पर आएंगे, इस पर भी आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है या फिर उत्तर प्रदेश की। राघव जी, पंजाब में भी बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से जिस तरीके के खालिस्तानी वहां पर झंडे ज्यादा नजर आने शुरू हुए, लोग ज्यादा नजर आने शुरू हुए। लेकिन तेजस्वी जी, सवाल मेरा पहला यूपी को लेकर आपसे है। कुछ तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से लोगों के सामने आई, हम यूथ की बात कर रहे हैं। नौजवान हाथ में पत्थर लेकर के चला रहे थे, नौजवान सड़कों पर खड़े हुए थे। मुद्दे भले ही कम्युनल हो सकते हैं, सांप्रदायिक हो सकते हैं, किसी की भावना ठेस पहुंची हो या किसी को भड़काया गया हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें देश के लिए डराने वाली हैं। उस नौजवान को इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए था, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए सर, आप यूएस हो सकता है, यूके हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हो सकता है। हर डेमोक्रेसी में ऐसे एक जो डायनामिक वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज होते हैं, उनमें प्रोटेस्ट हो या ऐसे स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। द लाइन इज ड्रॉन व्हेन इट the peaceful protest, constitutional protests turn violent. That is something that all of us must guard against, irrespective of which political party we come from. So whether it is Uttar Pradesh, whether it is Delhi, whether it is Punjab, my answer to this is a very in principle, very philosophical answer, that in a democracy, we must allow for freedom of expression, we must allow for even protest critical of the government, but that does not mean that it can lead to burning of public property. It cannot mean that the government will tolerate violent protests. This is not a Modi Sarkar is not a government which will go and try to arrest somebody because they tweeted something against a person. This is not the Aam Aadmi Party style of governance that we are putting in play here. So it is very आधा वाक्य। जब भारतीय जनता पार्टी अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर भाषण देती है, तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे भाषण दे रहा है। इन लोगों ने, और तेजस्वी सूर्या जी, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, मुझे क्यों रोक देते हैं आप? नहीं, मैं कहां रोकता हूं? तो बोलने दीजिए ना मुझे, मत रोकिए, अब तो उनकी अनुमति से बोल रहा हूं। आजकल आप उनकी पार्टी से चल रहे हैं क्या? सुन लीजिए, इनकी पार्टी, और ये खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक मॉब लीड करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर को वैंडलाइज करते हैं और कहते हैं कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं। ये कैसा विश्वास है? ये कौन सी फौज है इनके पास?
चलिए, इसका तो जवाब ये- नहीं दिया इन्होंने। मैं ये- आज भी ये वो मैं तो issues हैं जो मैंने अभी- सोचा था इस मंच का ये वो इस्तेमाल issues हैं करेंगे जिस पे जांच ये चल समझने रही के है, लिए कि लेकिन इन्होंने ऐसा राघव जी क्यों किया। सबसे इंपॉर्टेंट इशू यही है कि हम क्या सर, मैं हमारी सोच रहा पॉलिटिकल था मैं पार्टी सोच रहा था आज का डिबेट का विषय है विश्व गुरु भारत का। बिल्कुल। और राघव वो- चड्ढा जी ने मॉब वायलेंस के मतलब उस बिल्कुल। एपिसोड के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए, आप- मेरे पास आप समय की बताइए। कमी है। कार्यक्रम के बाद आप मुझे मेरे फोन पास कीजिए समय की राघव कमी जी, है, अगली मैं बार आपको हम जरूर व्यक्तिगत इस रूप मुद्दे में को पूरा जवाब आगे दूंगा। लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप दोनों यंग लीडर्स हैं, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की तरफ से जो भी हमारे नौजवान हैं उनके पास ऐसे मैसेजेस जाने चाहिए जिससे सड़कों पर लोग वो करते ना दिखें जो अभी करते दिख रहे हैं। और उसके लिए हमें अपनी भाषा को संयमित रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है आप दोनों को एक अपील मिल करके करनी चाहिए उन नौजवानों को कि आपको किस तरीके से देश की संपत्ति को और इस आगजनी को नहीं करना चाहिए। आप लोग मिलकर कर सकते हैं अपनी। मेरी बस इतनी देश के युवाओं से अपील रहेगी कि सरकार को अहिंसा के माध्यम से जरूर मजबूर करें अपनी नीतियों को रिविजिट करने के लिए, अग्निवीर जैसी योजनाओं को रिविजिट करने के लिए, और वायलेंस का प्रयोग ना करें। हम देश के युवाओं के साथ हैं। आम आदमी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हम सब चाहते हैं कि अग्निवीर स्कीम को रोल बैक कर कर रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर्मी में शुरू किया जाए। लेकिन अहिंसा किसी भी चीज का सल्यूशन नहीं, हिंसा किसी भी चीज का सल्यूशन नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम पे चल के हम आगे बढ़े। Laws are to be made in the parliament. Laws are not to be made on the streets. I appeal to all young people of India to write to us, to speak to the government. The government is elected by you. If Narendra Modi ji is today the Prime Minister of India, it is because of you, the young people of India, because you voted for him and you reposed his faith. This government will not do anything which is contrary to the interests of the young people of India. That is an assurance that I want to give with 100% conviction from this forum. Let us not take the path of violence. Let us, the public trains, buses, it's our property. It belongs to all Indians. It belongs to the 100 crore Indians. We fund it. It is our responsibility to protect it. Let us together ensure that we will build the Vishwa Guru Bharat, the Bharat that reaches the Param Vaibhav Sthiti of its prosperity. It is our responsibility. बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।